हमारी दुनिया ने कई जीव जंतुओं को आते और जाते देखा है। इसमें कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो हाल ही में इस दुनिया से विलुप्त हुए हैं। जब वो जिंदा थे तो लोगों ने उनको कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, और इन जानवरों के विलुप्त होने के बाद ही लोगों को ये एहसास हुआ कि ये वास्तव में कितने आकर्षक और फैसिनेटिंग जीव थे। जब भी कोई जानवर इस दुनिया से गायब हो जाता है तो उनकी लास्ट साइटिंग्स उनके कयामत का इंतजार करती हुई यादें बन जाती हैं। बट हम इंसान कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि किसी जानवर की लास्ट साइटिंग का मतलब ये नहीं कि वो पूरे तरीके से इस दुनिया से गायब हो चुका है, क्योंकि अंतिम ज्ञात तस्वीरों के बावजूद भी कई ऐसे विलुप्त जानवर हैं जिनको जंगलों में देखा गया है। और जब भी ये साइटिंग्स होती हैं तो ये उन जानवरों की लास्ट फोटो से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती हैं जब आखिरी बार किसी इंसान ने इतने फैसिनेटिंग और शायद विलुप्त प्राणी को वाइल्ड में देखा होगा। ये उन्हीं में से 4 प्रसिद्ध विलुप्त जानवरों और उनकी आखिरी तस्वीरों की कहानी है। इस लिस्ट में पहला जानवर एक शानदार प्राणी है जो हाल ही में काफी पॉपुलर हुआ है, बार्बरी लायन। इस फीलाइन को नॉर्थ अफ्रीकन लायन या इजिप्शियन लायन के नाम से भी जाना जाता था। ये शेर इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक मगरिब के पहाड़ों और रेगिस्तानों में रहा करता था। इस शेर के शिकारी दावा करते हैं कि ये सभी शेरों में सबसे बड़ा था और इनके घने लंबे बाल थे जिनका रंग बहुत अनोखा था। ऐसा माना जाता है कि ये पहली बार लगभग 1 लाख साल पहले उभरे थे और उस समय से लेकर विलुप्त होने तक बहुत ही सक्सेसफुल और सुकून से रहे। इनके लिए परेशानी तो तब चालू हुई जब हम ह्यूमंस ने इनको डिस्कवर किया और इनके ऊपर इनाम रखने लगे। बहुत ही जल्द इसके शिकार होने से इसकी जनसंख्या पर भारी असर पड़ने लगा और 1890 के दशक तक यानी ऑफिशियली रिकॉर्ड किए जाने के केवल 26 साल बाद ही इसकी आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी और इसे वाइल्ड में देख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा जब भी कोई शेर अगर देखा भी जाता था तो वो आमतौर पर एक अकेला शेर होता था, जो एक डर का संकेत था, क्योंकि पहले लगभग सभी शेर समूह में देखे जाते थे। इस घटना के लगभग 35 साल बाद 1925 में जंगली बार्बरी लायन की आखिरी दर्ज की गई तस्वीर ली गई थी। हालांकि उसके बाद भी बार्बरी लायंस को देखे जाने की कुछ घटनाएं जारी रहीं। दुख की बात तो ये है कि उनकी पॉपुलेशन में इतनी गिरावट के बावजूद उनका शिकार नहीं रुका, लेकिन आखिरकार इस शेर का शिकार 1942 में रुक ही गया जब आखिरी मोरक्कन बार्बरी लायन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से आज तक किसी और बार्बरी लायन का शिकार नहीं किया गया। इस आखिरी शेर को एक फ्रेंच कॉलोनियल हंटर ने गोली मारी थी, जिसने मोरक्को के हाई एटलस माउंटेन्स के एक दर्रे पर शेर का पीछा किया था। कई लोगों के लिए ये दिन इस शेर के ऑफिशियल लास्ट साइटिंग का दिन था। हालांकि आखिरी बार जब किसी इंसान ने इस विशालकाय फीलाइन को देखा था तो वो 10 साल बाद 1956 में था, जब एक बस में सवार कई लोगों ने अल्जीरिया के सेतिफ शहर के ठीक नॉर्थ में एक बड़ा बार्बरी लायन देखा था। कहा जाता है कि शेर ने कुछ समय तक इंसानों को देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। एक ऐसा जंगल जो दुर्भाग्य से कुछ समय बाद ही फ्रेंच और अल्जीरिया के युद्ध के दौरान तबाह कर दिया गया, जिससे मोस्ट प्रोबेबली उस शेर की मौत हो गई होगी। फॉर्चुनेटली दुनिया भर में अभी भी लगभग 80 से 100 बार्बरी लायंस कैप्टिविटी यानी हमारी कैद में रहते हैं। हालांकि इसकी एकमात्र समस्या ये है कि कोई नहीं जानता कि क्या ये शेर असली में बार्बरी लायंस हैं, क्योंकि तुलना के लिए कोई जंगली बार्बरी लायंस अब जिंदा नहीं बचे। इस बात पर बहस जारी है कि क्या बार्बरी लायंस अभी भी जिंदा हैं या नहीं, लेकिन इस बात पर कोई बहस नहीं कर सकता कि हमारा अगला जानवर डोडो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुका है। डोडो चिड़िया हमारे लिए विलुप्त होने का एक सिंबल बन चुकी है और इसे कई मूवीज, टेलीविजन और किताबों में दिखाया गया है। ये एक उड़ने में असमर्थ यानी कि फ्लाइटलेस पक्षी था जो मॉरिशस द्वीप का स्थानिक था और कोलंबिडे परिवार से बिलोंग करता था, जिसमें कबूतर भी शामिल हैं। इसके बिहेवियर के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स बची हैं उनसे साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये वुडलैंड्स जैसे एरियाज को पसंद करती थी और गिरे हुए फलों, नट्स, बीजों, बल्ब्स, जड़ों और शायद शेलफिश पर भोजन करती थी। डोडो के बारे में सबसे पहले रिमार्क्स 1598 में कुछ डच लोगों ने दिए और ये काफी साधारण रिमार्क्स थे, क्योंकि ये लोग भूखे सेलर्स थे जो केवल डोडो के मोटेपन में इंटरेस्टेड थे, ना कि इसमें कि इस पक्षी को पहली बार देखा गया है।
उन्होंने बताया कि डोडो चिड़िया इंसानों से नहीं डरती थी, जिसकी वजह से इसे पकड़ना काफी आसान था। फिर भी इसकी चोंच खतरनाक तरीके से काट सकती थी, और क्योंकि ये काफी बड़ी थी, ये जल्द ही नाविकों के लिए एक मूल भोजन बन गया। और साथ ही यहाँ नॉन नेटिव स्पीशीज को लाया गया, जिसमें कुत्ते, पिग्स, बिल्लियां, चूहे और मकाक बंदर भी शामिल थे। इन जानवरों का आना हमारे शिकार की तुलना में डोडो की आबादी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक था, और इसकी आबादी काफी तेजी से घटने लगी। रिसर्च से ये भी पता चला है कि कई फ्लड्स ने डोडो की दिक्कतों को और बढ़ा दिया था। इसके साथ ही उस आइलैंड पर आने वाले यूरोप के लोगों ने बस्तियां बनाने के लिए जंगली इलाकों को नष्ट कर दिया और जीवित चिड़ियाओं को वहां से एक्सपोर्ट भी किया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब हो रहा था और डोडो की संख्या घट रही थी, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंततः ये व्यावहारिक रूप से गायब हो गए। जहां तक विज्ञानियों को पता है, आखिरी बार किसी ने निश्चित रूप से डोडो चिड़िया को 1662 में देखा था, यानी कि यूरोपीय लोगों के मॉरिशस आइलैंड पहुंचने के 100 साल के अंदर ही उनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। ये नजारा फंसे हुए नाविकों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अजीबोगरीब उड़ने में असमर्थ पक्षियों के बारे में ये रिमार्क्स दिए। ये पक्षी उनसे डरते नहीं थे और वास्तव में उनके पीछे पीछे चलते थे। नाविकों ने जल्द ही देखा कि ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आश्चर्यजनक गति के कारण उन्हें पकड़ना मुश्किल था। अंततः उन्होंने एक पक्षी को पकड़ा जिसने उनको जरूरत से ज्यादा भोजन प्रदान किया, लेकिन सरप्राइजिंगली डोडो ने पकड़े जाने पर बहुत शोर मचाया, जिसके बाद और डोडोज उसकी मदद के लिए आ गए, लेकिन फिर उन्हें खुद शिकार बनना पड़ा। ये काफी दुखद बात है कि आखिरी बार देखे गए डोडो को इतनी बेपरवाही से मार दिया गया, और दुर्भाग्य से डोडो के प्रति इस तरह का व्यवहार उसकी ऑफिशियल एक्सटिंक्शन डेट के बाद भी जारी रहा, क्योंकि एक रिलायबल खबर जो उसके बाद आई वो मॉरिशस द्वीप के गवर्नर से आई, जिसने बताया कि उसने 1688 तक डोडो का शिकार करना जारी रखा, जिसके बाद उसने फिर कभी उनको नहीं देखा और ना ही किसी और ने उसके बाद डोडो को देखा। डोडोस का इंसानों के साथ शांत व्यवहार उनके लिए काफी जानलेवा साबित हुआ, और यही बात स्टेलर सी काऊ के लिए भी सच हुई, जो 1741 में जॉर्ज स्टेलर द्वारा वर्णित एक विलुप्त सी काऊ थी। उस समय इसकी सीमा अलास्का और रशिया के बीच बेरिंग सागर के कमांडर द्वीपों के आसपास सीमित थी, लेकिन प्लाइस्टोसीन युग के दौरान इसका हैबिटेट नॉर्थ पैसिफिक तक फैला हुआ था। ये एक विशालकाय जानवर था, जिसे अब तक के सबसे बड़े साइरेनियन के रूप में भी माना जा सकता है, लेकिन स्टेलर ने इसे एक जेंटल जायंट यानी कि कोमल विशालकाय जानवर जैसा डिस्क्राइब किया है। स्टेलर ने लिखा है कि ये शांत और सामाजिक प्राणी थे जो समुद्री घास खाते थे, छोटे परिवारों में रहते थे और आहें भरकर और खरांटों की आवाज निकालकर आपस में बातचीत किया करते थे। दुर्भाग्य से इस कोमलता का स्टेलर और उसके क्रू ने गलत फायदा उठाया, और उसके बहुत धीमे होने और पूरी तरह पानी में ना डूब पाने की वजह से वो एक आसान शिकार बन गया। उस क्रू ने इसे खोजने के एक दिन बाद ही सफलतापूर्वक उसका शिकार चालू कर दिया। अंततः जब स्टेलर ने अपनी खोज के बारे में दूसरों को बताया और जब ये इलाका दूसरे नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा, तो फिर चमड़े के व्यापारियों और सील शिकारियों के लिए जानवरों को बड़े पैमाने पर मारा जाना काफी आम हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि स्टेलर सी काऊ की जनसंख्या इसके खोज के समय से पहले से ही बहुत कम थी, लगभग सिर्फ 2000 पशु। इस प्रकार के शिकार से स्टेलर सी काऊ की आबादी को पूरी तरह से नष्ट करने में लंबा समय नहीं लगा, और आधिकारिक तौर पर खोजे जाने के केवल 27 साल बाद ये विलुप्त हो गया था। अंतिम आधिकारिक दर्ज की गई द्वारा उसे 1768 में देखा गया था, जब शिकारियों ने गहरे पानी में एक अकेली गाय को देखा था। वो उस समय उन नाविकों की नाव की उल्टी दिशा में तैर रहा था, लेकिन जब वो नाविक मुड़े तब तक वो गायब हो चुका था, और उसके बाद किसी स्टेलर सी काऊ को आज तक नहीं देखा गया, एटलीस्ट ऑफिशियली नहीं देखा गया। इस हादसे के लगभग 200 साल बाद सन 1963 में यूएसएसआर की ऑफिशियल जर्नल में एक आर्टिकल आया, जिसमें कहा गया है कि एक व्हेलिंग शिप ने कामाचटका के उथले पानी में समुद्री घास पर चरने वाले बड़े समुद्री स्तनधारियों का एक समूह देखा। उस शिप के क्रू ने इनमें से 6 जानवरों को 6 से 8 मीटर या 20 से 26 फीट की लंबाई, एक सूंड
और फटे होंठ के साथ देखे जाने की सूचना दी, जो बहुत धीरे धीरे तैर रहे थे। उस क्रू ने उन्हें 100 मीटर या 300 फीट दूर से देखने का दावा किया, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर से उन जीवों का सामना किया, लेकिन इस बार ये करीब थे और उन्होंने देखा कि ये जानवर समुद्री घास खा रहे थे, जो सी काऊ का एक जाना माना भोजन है। इस बात ने उनके इस क्लेम को काफी आकर्षक बना दिया। केवल समस्या ये थी कि उन्होंने कहा कि जानवर नियमित रूप से डुबकी लगा रहे थे, जो पहले किए जाने वाले दावों के खिलाफ जाता है कि सी काऊ पूरी तरह से पानी के नीचे नहीं जा सकती। इस एनकाउंटर के बाद नाव अपने रास्ते पर चला गया और दुख की बात है कि तब से किसी ने भी इनको नहीं देखा है, ना ही उन नाविकों की बात की पुष्टि हो पाई है। स्टेलर काऊ के बारे में जानकर हमें ये लग सकता है कि क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी तो उनका विलुप्त होना बहुत आसान था, मगर इस अगले जानवर के बारे में जानकर ये साफ हो जाएगा कि इन जानवरों की आबादी चाहे जितनी ज्यादा या कम हो, इनका इंसान से मिलने के बाद विलुप्त होना तय था। हमारा अगला जीव एक और उड़ने में असमर्थ पक्षी की प्रजाति था, जो चट्टानों दूर दराज के द्वीपों पर संभोग करता था, जहां पानी और भरपूर भोजन आसानी से उपलब्ध था। जब वो संभोग नहीं कर रहा होता था तो द ग्रेट ऑक अपना ज्यादातर समय नॉर्थ अटलांटिक सागर के पानी, जो कि उत्तरी स्पेन से लेकर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आइबेरियन पेनिनसुला और फैरो आइलैंड्स तक फैला हुआ था। ये अपना समय वहां अपने भोजन की तलाश में बिताते थे। कई लोगों ने इस पक्षी को देखने में पेंगुइन जैसा बताया, मगर दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ग्रेट ऑक एल्सिड परिवार से बिलोंग करता है। इस लिस्ट में शामिल कई जानवरों के विपरीत इस पक्षी का वास्तव में यूरोप के साथ एक पुराना संबंध था और ये काफी पीसफुल पक्षी था। हालांकि कभी कभी शिकारी इसका शिकार जरूर किया करते थे। वो शिकारी इस पक्षी को शायद ही कभी डरने वाला, एक बेहतरीन तैराक और मछली खाने वाला बताते थे। 18वीं सेंचुरी तक ग्रेट ऑक का भारी मात्रा में शिकार नहीं हुआ करता था। ये तो तब शुरू हुआ जब तकिए बनाने वाली इंडस्ट्रीज को एहसास हुआ कि उनके फेदर से बहुत ही नरम और शानदार तकिए बनाए जा सकते हैं। इससे ग्रेट ऑक, जिनकी उस समय आबादी कुछ लाखों में थी, उनके शिकार में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे जैसे उनके फेदर्स की मांग बढ़ी, वैसे वैसे उनके मांस, तेल और अंडों की मांग भी बढ़ने लगी। नाविकों ने ऑक चिड़िया के संभोग स्थलों का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए करना चालू कर दिया, जिससे उनके और पक्षी के बीच संपर्क बढ़ गए और 1800 के दशक की शुरुआत में यात्रियों ने इस पक्षी की बढ़ती दुर्लभता को नोटिस करना शुरू कर दिया, जो कि कभी उन द्वीपों पे एक आम दृश्य हुआ करती थी। इस चिड़िया की दुर्लभता उनके लिए और भी हानिकारक साबित हुई, क्योंकि म्यूजियम्स ने लोगों को द ग्रेट ऑक को पकड़कर या मारकर लाने के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि वो उनके शरीर को संरक्षित करके उनका अध्ययन कर सकें। ये सब कुछ उन बेचारे पक्षियों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुआ और 1830 में दुनिया में केवल एक ही जगह थी जहां उनका आश्रय बचा था, आइसलैंड का ग्रेट ऑक रॉक। यहाँ ये लोगों से सुरक्षित थे, मगर प्रकृति से नहीं, क्योंकि कुछ सालों बाद एक वोल्केनिक इरप्शन ने उस पूरे द्वीप को समुद्र में डुबा दिया और बचे हुए पक्षियों को एक छोटी सुनसान चट्टान पर भागना पड़ा, जिसे एलडी के नाम से जाना जाता था। यही वो जगह थी जहां इंसानों ने 1844 में ग्रेट ऑक को देखा था, जब दो किराए के शिकारियों ने एक नर और एक मादा ऑक का शिकार करके उनके अंडों को नष्ट कर दिया था। शिकारियों ने भावनाहीन होकर कहा कि उन पक्षियों ने संघर्ष तो किया जब ये उनका गला घोंट रहे थे, मगर उन पक्षियों ने एक चीख भी नहीं निकाली। इस हादसे के 8 साल बाद क्रिसमस के दौरान एक उच्च प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हेनरी ड्रमंड ने एक ग्रेट ऑक के अंतिम दृश्य की पुष्टि करी। उन्होंने बताया कि अपने जहाज पर बैठे हुए उन्होंने न्यू फाउंडलैंड के तट पर एक अकेला पक्षी देखा, जिसके बारे में उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि वो ग्रेट ऑक था। वो बिना किसी उद्देश्य के समुद्र के किनारे पे घूम रहा था। शायद वो अपने लिए एक साथी की तलाश में था। शायद उसे ये ना पता हो कि वो अपनी तरह का आखिरी पक्षी है। ड्रमंड ने कहा कि जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वो पक्षी धीरे धीरे छोटा हो रहा था और आखिरकार ऐसे ही वो अंततः मानवता की नजरों से हमेशा के लिए गायब ही हो गया। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।